A1 A2 दूध को लेकर आपकी यदि दिलचस्पी है, इसके बारे में जानना चाहते हैं, आप खूब सारे वीडियो सुनते होंगे इस पर, इसको लेकर जो हाल में मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखने को मिली वो भी आपके सामने आई होगी। अब इसमें मैं सही गलत पर नहीं जाऊंगा, मैं दोनों चीज़ें आपके सामने रखूंगा, अलग अलग विशेषज्ञों को आपके सामने रखूंगा और आपको अंदाज़ा लगाना है FSSAI ने क्यों कहा है कि इस तरह की लेबलिंग बंद होनी चाहिए, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, पहली चीज़। दूसरा, A1 A2 दूध में क्या सचमुच कोई फ़र्क होता है, कौन सा दूध बेहतर है, या कोई दूध ऐसा होता है जो किसी अन्य दूध के मुकाबले आपको ज्यादा अधिक हेल्थ बेनिफिट्स दे, यह भी समझने जैसा मुद्दा है। देश में आजकल अधिकतर डेयरी उत्पाद बेचने वाली कंपनियां A1 या A2 का लेबल लगाती हैं। इस लेबलिंग के साथ दूध, घी और बटर बेचा जाता है, जिससे इस बात पर बहस छिड़ गई है कि A1 या A2 मिल्क प्रोडक्ट्स खाने का क्या मतलब है। A1 और A2 एक खास प्रोटीन होता है जो गाय के दूध में पाए जाते हैं। हालांकि गाय की नस्ल के आधार पर ये अलग अलग अनुपात में होते हैं, लेकिन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी जैसा मैं कह रहा हूं FSSAI ने कंपनियों को इस तरह की लेबलिंग के साथ दूध, घी और बटर बेचने के लिए मना किया है। FSSAI का कहना है कि इस तरह की लेबलिंग के साथ चीजों को बेचना काफी भ्रामक है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि A1 या A2 के आधार पर दुग्ध उत्पादों की मार्केटिंग में गुणवत्ता का दावा करने को भ्रामक के साथ साथ खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन भी माना जाएगा। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए FSSAI ने ई-कॉमर्स व्यापार को ऐसे दावे हटाने के निर्देश दिए हैं। क्या है A1 या A2, क्या है इसका असर और क्यों FSSAI ने इस पर सख्ती दिखाई है, इसी पर करेंगे चर्चा। कई एक्सपर्ट्स और पैनलिस्ट मेरे साथ इस पर जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने ई-कॉमर्स सहित खाद्य कंपनियों को पैकेट से A1 और A2 प्रकार के दूध, दही समेत अन्य उत्पादों के दावों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। FSSAI ने इस तरह के लेबल को भ्रामक बताया है। ये दावे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुरूप नहीं है। FSSAI ने इस मुद्दे की जाँच की और पाया कि A1 और A2 का अंतर दूध में बीटा कैसीन प्रोटीन की संरचना से जुड़ा हुआ है, जो गाय की नस्ल पर निर्भर करता है। मौजूदा FSSAI नियम इस अंतर को मान्यता नहीं देते हैं, इसीलिए फूड बिजनेस ऑपरेटरों यानी FBO को अपने उत्पादों से ऐसे दावों को हटाने का निर्देश दिया गया है। कंपनियों को पहले से मुद्रित लेबल समाप्त करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। इसके अलावा कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। एक बड़ा शानदार पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस पर बातचीत करने के लिए। मैं शानदार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको वैदिक जीवन के बारे में जानकारी यहां पर मिलेगी, साथ ही साथ डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उन पर क्या असर इसका पड़ रहा है वो जानने को मिलेगा। गौपालक इसके विषय में क्या सोचते हैं, जो प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, देसी गाय की बात कर रहे हैं, वो इस पूरे मामले को कैसे लेते हैं, ये भी आपको समझने को मिलेगा। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। रमेश भाई रूपारेलिया जी हैं, गोपालक हैं। आपको याद होगा कृषि एक्सप्रेस में उनसे बड़ी लंबी बातचीत हमारी हो चुकी है और काफ़ी काम वो कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को सिखाते भी हैं। सुखविंदर सर्राफ जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बिनसर फार्म, ये इनकी अपनी कंपनी, काफ़ी बड़ा कारोबार है, ठीक ठाक काम करते हैं और ये लेबलिंग, मार्केटिंग इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या असर इन पर पड़ने वाला ये समझेंगे। और बहुत ही खास मेहमान के तौर पर वैद्य राजेश कपूर जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप बहुत पसंद करते हैं उनको, काफ़ी सोशल मीडिया पर देखते हैं और वो जैविक जीवन शैली के ऊपर काफ़ी बातें रखते हैं। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और शुरुआत तो मैं राजेश जी आपसे करना चाहूँगा, इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि आज जीवन शैली की ही बात हो रही है, A1 A2, और जब भी जीवन शैली की बात होती है तो मार्केट जो है वो बड़ा हावी हो जाता है हर तरह का। मैंने तो आयुर्वेद का भी मार्केट जीवन शैली को का भी मार्केटिंग करते हुए लोगों को देखा है, जो प्राकृतिक या प्राचीन पद्धतियों की बात करते हैं वो भी मार्केट करते हैं। ये इस मार्केट के हावी होने को आप कैसे देखते हैं, खास तौर पर जब बात आती है किसी प्रोडक्ट को चुनने की? तो मेरा ऐसा निवेदन है जी, जो वैज्ञानिक तथ्य है, जो रिसर्च है, उसको आप नकार नहीं सकते हैं। और वैज्ञानिक तथ्य ये है कि डॉक्टर कीथ वुडफोर्ड का रिसर्च पेपर है, 16 साल की 18 साल की उनकी स्टडी है, वो बता रहे हैं, कहते जो ये जो बीटा कैसीन, ये दूध का जो एमिनो एसिड चेन A2 ये वर्गीकरण किया गया है।
मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन जैसा मैंने बताया था कि मेरे साथ जो मेहमान हैं उनमें सुखविंदर सराफ जी मेरे साथ यहीं स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे मैं पहले बातचीत करता हूं क्योंकि वो खुद एक डेयरी फार्म चलाते हैं। सुखविंदर जी, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ये जो फैसला आया एफएसएसआई का, आप लोगों से सलाह मशविरा भी हुआ होगा, तो कितना असर आप लोगों पर पड़ता है कि लेबलिंग अब नहीं करना है, इस तरह से मार्केट नहीं करना है? हमारे ऊपर हम जो कंपनी एज ए कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग जो है वो फूड हाइजीन और फूड न्यूट्रिशन पर काम करते हैं। हमें कस्टमर के हिसाब से जो कस्टमर को मार्केट में चाहिए, A1 चाहिए, A2 चाहिए, हमारा काम है उसको अवेलेबल कराना। A1 भी मौजूद है, A2 भी मौजूद है और ट्रू A2 मौजूद है हमारे पास, तो हम वो अवेलेबल कराते हैं। हमें इस चीज़ में कहीं नहीं समझ में आता कि हम इससे आगे कोई भी बात करें, किसी भी तरह की मार्केटिंग की बात करें। हम सिर्फ एज ए फार्मर फूड हाइजीन और न्यूट्रिशन की बात करते हैं। जी, मैं आपकी बात समझ गया। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर लोगों को ऐसा लगता है कि A2 से उन्हें हेल्थ बेनिफिट हो रहे हैं तो वो A2 भी आपसे खरीद सकते हैं, या A1 उनको चाहिए तो आप उनको A1 भी मुहैया कराएंगे। ये बताना कि इसमें कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है प्रोडक्ट को मुहैया करवाना। रिसर्च और मार्केटिंग और एकेडमिया का काम है। मुझे ये बताइए कि ये A1 और A2 आप कैसे अलग करते हैं, किस तरीके से इसको आप अलग अलग मार्केट में रखते हैं? देखिए, हमारे पास कई सारे साइलोज हैं कंपनी में। जब आप दूध आता है, जब हमारे खुद का प्रोडक्शन है, तो हम जो गाय हैं जो सिर्फ A1 मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, उनका दूध हम अलग कंटेनर्स या साइलोज जिसे बोलते हैं, या BMCs बोलते हैं, चिलर्स जिसे बोलते हैं, उसमें रखते हैं। और A2 जो गाय हैं, जो उनका मिल्क है वो अलग जाता है। जब प्रोसेसिंग होती है, मिल्क की पास्चराइजेशन होती है, तब भी अलग अलग बैचेस में होता है। उनकी पैकिंग भी अलग अलग मशीन के द्वारा होती है और अलग अलग जो है उसकी पैकेजिंग होके बाकी क्रेट्स में जाके वो कोल्ड चेन में एक जगह रखा होता है। उनकी लेबलिंग के हिसाब से फिर वो उसी तरह की तरीके से लॉजिस्टिक्स में जाता है और वो एंड कस्टमर्स को डिलीवर होता है। A2 महंगा होता है A1 के मुकाबले आमतौर पर, यही मेरी जानकारी है। थोड़ा सा महंगा होता है। उसकी वजह उसकी प्रोसेसिंग है, और उसकी अवेलेबिलिटी है। कम अवेलेबल है। ओके, तो मतलब उसको हासिल करने के लिए जिस तरह की गायों की आवश्यकता है, उनकी तादाद सीमित होती होगी। उनकी तादाद सीमित है, उनका दूध कम होता है उनका। जी, तो राजेश जी, अगर अब आपको सुन पाए तो आपकी बात अधूरी रह गई थी, बल्कि इनफैक्ट सुन ही नहीं पाए थे हम, तो आप अपनी बात को रखें, कंप्लीट करें। और आपने कुछ सुन भी लिया। सुखविंदर जी खुद एक बड़ा डेयरी फार्म चलाते हैं, तो उनका कहना है कि हेल्थ बेनिफिट्स हैं नहीं है ये बताना हमारा काम नहीं है, जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो मार्केट में मुहैया कराते हैं। उन्होंने दो टूक बात कही। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, ठीक आवाज आ रही है जी, ठीक आ रही है। देखिए, जहां तक A1 और A2 का झगड़ा है, तो पहली बात, अमेरिका में A1 A2 लिखने का परमिशन दी गई है, FDA के द्वारा वहां पे अनुमति दी गई है, आप लिख सकते हैं। नंबर 2, न्यूजीलैंड की A2 कारपोरेशन के द्वारा बहुत से रिसर्च पेपर दिए गए हैं और बड़े संघर्ष के बाद ये मान्यता मिली है कि A1 A2 दूध में गुणों में बहुत अंतर होता है। नंबर 3, जो A1 मिल्क है, इसका जो एमिनो एसिड चेन है उसमें 67वां जो लिंक है, जब वो डाइजेशन के समय पे है वो टूट जाता है और टूटकर वो हिस्टाडीन बनता है, जिसको विज्ञान की भाषा में ओपिएट कहा है, जहर कहा है। और उसके कारण जो है एक नया प्रोटीन बनता है जिसका नाम है BCM7, बीटा कैसोमॉर्फिन 7। ये बिल्कुल जहर की तरह काम करता है। और डॉक्टर कीथ वुडफोर्ड की रिसर्च के अनुसार, और भी कई लोगों की रिसर्च है, ये जो BCM7 है, इसके कारण कैंसर, डायबिटीज, आर्टरी ब्लॉकेज, मानसिक अनेक प्रकार के रोग और आपका जो है एक सडन इन्फेंट डेथ, ऑटिज्म, ये सारी बीमारियां पैदा होती हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि इसके ऊपर हमने एक सेमिनार किया था सन 12 में पालमपुर यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन में। उसमें बहुत से पेपर आए थे और इस्टेब्लिश हुआ था कि A1 दूध जहरीला है, टॉक्सिक है। ये किस दबाव में और किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कोई दबाव है, क्या है, ये भारत में इस प्रकार कैसे इसके बारे में ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि दोनों के अंतर नहीं होता। इसमें तो मूलभूत अंतर है। डायबिटीज टाइप 1 पैदा होता है। मैं स्वयं अपने ऊपर भुगत चुका हूं। जब तक मैंने A1 दूध मिल्क लिया,
ये हार्ट की सीरियस प्रॉब्लम। हालांकि सर जो अभी ताजा मामला हुआ है उसमें इन्हीं बातों को रखा गया और एफएसएसएआई का ये कहना है कि इस तरह की अभी कोई बहुत ठोस रिसर्च नहीं, ऑनगोइंग रिसर्च है, कुछ चीजें पहले आई हैं, कुछ अभी भी हो रही हैं और इस पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा गया है। ये बात ये एक तथ्य उनकी तरफ से रखा गया है। ये करनाल में जो है ना NBAGR, उनके 8 डॉक्टर्स का रिसर्च पेपर मेरे पास है। मेरा निवेदन ये है, मुझे लगता है किसी दबाव में, किसी प्रेशर में इन चीजों को गोलमोल लिपाई पुताई की जा रही है, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है इसके बारे में तो बहुत पेपर छप चुके हैं, आ चुके हैं, कोई संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है मुझे नहीं समझ आ। जी रमेश भाई को भी मैं शामिल कर लेता हूं। ब्रेक पर जाने से पहले थोड़ा डिटेल में आपसे इसको समझेंगे क्योंकि आप कई महत्वपूर्ण जानकारियां और दे सकते हैं। रमेश भाई आप मुझे बताएं कि ये A1 A2 को आप किस तरह से लेते हैं? आप एक जाने माने गोपालक हैं, किस तरह का दूध आप जो है वो मुहैया करा रहे हैं और ये जो भेद है इस पर जो रिसर्च हो रही है इसको लेकर कितना अवेयर आप करते हैं अपने कस्टमर्स को? जय गौ माता। जय गौ माता। आदरणीय अपने वैद्य श्री राजेश कपूर जी, सुखविंदर सिंह जी, सबको मेरा प्रणाम। और मैं कोई साइंटिस्ट या एक्सपर्ट नहीं हूँ, परंतु जब A1 A2 का जो बात चल रहा है तो मेरा मत तो ये है कि A1 A2 जो है पिछले कुछ 15-20 साल से ही मार्केट में आया। बहुत अच्छी बात है कि A1 लोग कहते हैं, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, लोग कहते हैं कि A1 दूध नुकसान करता है और A2 जो है वो फायदा करता है। मेरे मन में एक बार सवाल आता था कि A2 प्रोटीन अभी भैंस में भी पाया जा रहा है जी, अभी HF में भी पाया जा रहा है, ऊंटनी में भी पाया जा रहा है, भेड़ बकरियों में भी पाया जा रहा है। तो मुझे लगता है एक प्रकार से ये जो जिसमें HF में भैंस में पाया जा रहा है उसको किस कैटेगरी में लाएंगे हम? गाय के समान लाएंगे या उसको A1 तो बोल नहीं सकते क्योंकि वो A2 हो गया। तो मेरा मेरा निजी विचार है, मैं किसी के ऊपर थोप नहीं सकता। माना कि A2 प्रोटीन फायदेमंद है, ऐसा न्यूजीलैंड ने और कंट्री ने जिस किसी ने भी रिसर्च किया, मैं मानता हूँ वो एकदम सही है, उसमें बीटा कैरोटीन ये वो सब। लेकिन A2 प्रोटीन है ना, वो एक प्रोटीन है, उसके अलावा भी दूध के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। तो जैसे अपने ऋषि परंपरा में, जैसे हम कहेंगे 10,000 20,000 साल पुराना चरक संहिता, हजारों साल पुरानी अष्टांग हृदयम, आप अष्टांग हृदयम खोल के देखेंगे ना, ये अष्टांग हृदयम है किताब जो वाग्भट ऋषि ने लिखी हुई है। जी जी। और इसमें दूध का इतना बड़ा वर्णन है, ये कोई अभी अभी बनी हुई किताब तो है नहीं, कोई 5, 10, 20, 50 साल में बन गई। ये किताब कई रचयिता लगभग हजारों साल पुराने हैं। मुझे ये बताइए कि इसको लेकर किस तरीके से, क्योंकि ये बहुत पहले हम नहीं सुनते थे, अभी राजेश जी ने जो चीज़ें बताई वो हमारे सामने है, आपने भी सुना उनको, लेकिन हमने पहले बहुत ज़्यादा इनके बारे में सुखविंदर जी सुन नहीं रखा है। तो ये अचानक से आया या आपको लगता है कि पूरी दुनिया में इसको लेकर कोई अवेयरनेस आई है और ये ज़रूरी चीज़ है? थोड़ा इस पर रोशनी डालें। जैसा राजेश जी ने बताया कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की A2 कॉरपोरेशन है, उन्होंने इसको जो है दुनिया के प्रकाश में लाया। और चूँकि जो हमारी भारतीय देसी जो ब्रीड है, जिसे बॉस इंडिकस बोटानिकल लैंग्वेज में बोला जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि यूरोपियन या अमेरिकन ब्रीड्स में नहीं पाया जाता, जर्सी में भी, प्योर जर्सी में भी आपको A2 प्रोटीन ही मिलेगा। तो जब से वो कॉरपोरेशन आई है, और चूँकि भारतीय ब्रीड्स में 100% अगर इंडियन ब्रीड की बात किया है तो उसमें 100% A2 है, तो इस वजह से ये प्रकाश में आया और इस वजह से इस चीज़ को। हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ गया रूपारेलिया जी, मुझे लगता है उस पर थोड़ा सा रोशनी डाल। ये 100% देसी गाय, ये इसकी उपलब्धता कितनी है और इसको लेकर क्या गारंटी रहती है? क्योंकि इसको लेकर बहुत लोग सवाल पूछते हैं रमेश भाई। अब गारंटी तो मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं दे सकता, परंतु मैं तो शास्त्रों को आधार बनाता हूँ। अष्टांग हृदयम, चरक संहिता, ये सब हजारों साल पहले लिखी हुई किताबों है। क्या लिखा है इनमें? थोड़ा मोटे मोटे पॉइंट्स बताइए ना, जो हम लोगों को। मैं यही कहने जा रहा हूँ, इसमें ठोक ठोक के प्रमाण के साथ लिखा हुआ है
कि देसी गाय का दूध और घी कर्जा करके भी खाना चाहिए। ऐसे श्लोक लिखे हुए हैं। देसी गाय का दूध इंसान को जन्म से लेके मरण तक दे सकते हैं और मेघ्यवर्धक है, बलवर्धक है, वीर्यवर्धक है, तेजवर्धक है, ओजवर्धक है, शक्तिवर्धक है, कामवर्धक है। ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, वही मैं कह रहा हूँ। A2 प्रोटीन तो अभी मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में अस्तित्व में आया, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, परंतु A2 प्रोटीन को एक को पकड़ के ही दूध की तुलना करना, ये मुझे लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि अब A2 तो भैंस में भी आ गया, HF में भी आ गया, तो उसको भी देसी गाय की श्रेणी में ला सकते क्या? तो A2 प्रोटीन में उसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन बढ़िया, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है और ये इंटरेस्टिंग भी है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। राजेश जी, ये थोड़ा सा बताइए कि A2 पे हम बड़ा फोकस कर रहे हैं और एक तरफ हम देसी गाय और देसी गाय को लेकर जो उसका महत्व है उसके बारे में काफी सुनते समझते हैं। मैं एक घी वाली बात पर आऊंगा, ये बिल्कुल डिफरेंट बात है। FSSAI ने दरअसल घी से ही शुरुआत की थी कि उसकी भी लेबलिंग शुरू हो गई थी, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये आप बताएं, देसी गाय और A2 इसको थोड़ा सा समझाएं कि इसको हम किस नजरिए से देखें। जी, ये मैं NBAGR को ही कोट कर रहा हूं। उनके जो 8 वैज्ञानिकों ने सन 13 में या 12 में जो रिसर्च की थी, उसके अनुसार भारत की अधिकांश गौएं जितना भी ये होता है, ये A2 मतलब पेयर में होते हैं जी। जो DNA का ये बताते हैं ना कि ये कौन सा ब्रीड है, तो उसमें DNA पेयर में होता है। तो उसमें A2 भारत की 100% A2 है। और जो विदेशी गौएं हैं, और इसमें एक बड़ी रोचक बात है कि दुनिया के जितने भी प्राणी हैं सभी का दूध बीटा कैसीन A2 टाइप का है, A1 नहीं है किसी का, भैंस का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है, बकरी का भी नहीं है, जो रूपरेलिया जी कह रहे हैं। और विडंबना की बात और अजीब बात यह है कि जो HF है इसमें सबसे ज्यादा बीटा कैसीन A1 यानी टॉक्सिक प्रोटीन सबसे ज्यादा इसी में पाया जाता है। एक तो ये तथ्य ध्यान में लेने का है। दूसरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो बड़ा विचारणीय बात है, अगर A1 A2 में कोई फर्क नहीं होता मान लीजिए, फिर आपकी दुनिया की सबसे बड़ी जो दूध की व्यापारी कंपनी है, जो सबसे बड़ी है इली लिली, उन्होंने अपनी गौओं को बदलकर सबको A2 क्यों बना डाला? मॉन्सेंटो नाम की दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है जो भारत के बजट से भी कई गुना ज्यादा जिनका बजट है, उन्होंने अपनी गौओं को A2 क्यों बनाया? ब्राजील ने अपनी सारी गौएं A2 क्यों बनाई? यूरोप के सभी देश अपनी गौओं को A2 क्यों बना रहे हैं? अगर इस बात में दम नहीं है। और अमेरिका ने पैकेट के ऊपर, दूध के पैकेट के ऊपर A2 लिखने की अनुमति बिना प्रमाण के क्यों दे दी? जब तक साइंटिफिक एविडेंस ना हो तो FDA ने उसको परमिशन क्यों दे दी? तो मुझे लगता है भारत की एजेंसीज को इस बात को समझने की जरूरत है, वो कहीं गलती कर रही। कुछ अंदाजा है आपको क्या हो सकता है? आपने एक थोड़ा सरफेशियल तो कहा कि कोई दबाव हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आता है कि क्या वजह हो सकती है? जी मैं बताता हूं। हुआ क्या है, जब ये पता चला कि विदेशी गौएं बहुत जहरीली है तो एक तीर से दो शिकार किए गए। एक तो ये है कि वो लाखों करोड़ रुपए का जो उनको विदेशी गोवंश है बीटा कैसिन A1 वाला, उसको कहीं तो डंप करना था। वो भारत के वैज्ञानिकों को, हमारे वैज्ञानिक जहां तक मेरी जानकारी है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बुद्धिमान प्रयोग नहीं करते हैं। जो विदेशी कोई एजेंसी कह देती है उसको मान लेते हैं। तो सारा विदेशी गोवंश जहरीला भारत में डंप किया पैसा लेकर, नंबर 1। नंबर 2, भारत की करोड़ों गौओं को बांझ बना दिया। क्रॉस ब्रीडिंग, बॉस टॉरस, बॉस इंडिकस को जो क्रॉस करते हैं तो पहली जनरेशन में दूध बढ़ जाता है, दूसरी में दूध खत्म हो जाता है। आप विचार करके देखिए, इस पे कार्यक्रम भी कर सकते हैं कि आखिर करोड़ों गौएं बांझ कैसे बन गई क्रॉस ब्रीडिंग से। बॉस इंडिकस को ब्रॉस टॉरस के साथ जब क्रॉस किया तो ये एक शरारत थी भारत को कमजोर बनाने की। आज भी हम देखें तो हमारे ध्यान में आएगा कि ये जो राष्ट्रवाद का मोदी जी के काल में चल रहा है एक अभियान, उसमें पश्चिम के देशों को काफी कष्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है हमारी एजेंसी उनकी शरारत की शिकार हो रही, ऐसा मुझे लगता जी। तो स्थापित तथ्य है उसको कहा जा रहा है भ्रामक है।
ये तो बड़ा शरारत जी, मैं ये है कि जो इसको भ्रामक कह रहे हैं। जी जी, बड़ा है, आपने कुछ चीजें बहुत सीधी सपाट, खैर आप इसके लिए जाने भी जाते हैं, आप अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखते हैं। लेकिन रमेश भाई, अभी आपने कुछ बातें सुनी राजेश कपूर जी की, मैं आपसे ब्रेक पर जाऊं उससे पहले ये जरूर जानना चाहता हूं कि ये भेद कितना बड़ा है, क्योंकि आप एक बड़े गोपालक हैं, आपका देश में नाम है इसी मामले में कि आप एक सबसे समृद्ध या सबसे बड़े गौपालकों में से एक माने जाते हैं। तो देश में क्या स्थिति है देसी गायों की और विदेशी नस्लों का आना और क्रॉस ब्रीड का हो जाना, एग्जैक्ट स्थिति क्या है अभी? देखिए, डॉक्टर राजेश कपूर जी की बात एकदम सही है कि एक षड्यंत्र के तहत हमारे भारतीय देसी गोवंश को खत्म करने का जो सीमेंट से एक बहुत समय से पिछले 50 साल से चला, तो जो देसी गायों को एचएफ बच्चे पैदा हुए और बाद में वो सब बांझ हो गए, तो वो वंश खत्म हो गया। हमारे पास 30-30 लीटर वाली देसी गाय थी, वो सब खत्म हो गई। अभी हम एचएफ पे आ गए। लगभग हमारे देश से देसी गोवंश काफी क्रॉस ब्रीड के कारण समाप्त हो गया। बाकी जो बचा है उसको अभी A2 A1 के षड्यंत्र के शिकार के तहत खत्म कर दिया जा रहा है। अभी हमारे यहाँ गुजरात में कुछ किसानों का, गिर गाय के गोपालकों का टेस्टिंग हुआ था गायों का, तो गिर गाय जिसके पास 60 साल का रिकॉर्ड है, पेडेग्री जनरेशन रिकॉर्ड है, उसकी गाय में A1 A2 पाया गया। तो वो बोले उन्होंने 40 गाय फ्री में दे दी किसी को। तो ये भी एक षड्यंत्र है। एक साइड जब प्रोडक्ट की साइड लेते हैं तो मैं A2 प्रोटीन का विरोधी नहीं हूँ, मैं A2 प्रोटीन बहुत फायदेमंद है, मैं ये कहता हूँ। लेकिन भारतीय देसी गोवंश के नाम से यदि देसी गाय का दूध बिके, घी बिके तो और बेहतर है, क्योंकि हमारे शास्त्र इसके प्रमाण देते हैं। और A1 A2 वाला मामला तो अभी न्यूजीलैंड से चालू हुआ, ठीक है, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, वो भी होना चाहिए। लेकिन वहां पे भी जब एक A2 प्रोटीन को लेके चलते हैं, A2 प्रोटीन यदि फायदा कारक है तो भैंस का A2 प्रोटीन भी इंसान को फायदा कारक ही है। तो मुझे लगता है कि जो देसी गाय का बेचता है उसको देसी गाय, गिर गाय का बेचता है उसको गिर गाय का लिखना चाहिए, साहिवाल का बेचता है उसको साहिवाल का लिखना चाहिए, एचएफ का बेचता है उसको एचएफ का लिखना चाहिए, भैंस का बेचता है उसको भैंस का लिखना चाहिए। जो ओरिजिनल रियल चीज है वो लिख के बेचना चाहिए। A2 प्रोटीन अच्छा प्रोटीन है, नो डाउट, लेकिन एक ही प्रोटीन से सभी दूधों को मापना, ये मुझे लगता है। चलिए, कुछ एक इंटरेस्टिंग बातें इस अभी ये 2 सेगमेंट्स में हुई, अब थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे। आपने भी कहा, राजेश जी ने भी कहा, हमारे पास साहित्य है, हमारे पास वो स्क्रिप्चर्स हैं जो गौ माँ, और हमारे यहाँ गाय को पूजा जाता है, गाय को माता माना जाता है, गाय पूजनीय है हमारे लिए पूरे देश में। इसके बावजूद जब शोध की बात आती है, रिसर्च की बात आती है, तो हमारी डिपेंडेंसी अचानक से ये विदेशों पर इतनी ज़्यादा क्यों हो जाती है? बल्कि हमारा शोध उन लोगों को लेना चाहिए, चाहे वो कृषि आधारित हो, गौपालन के आधारित कोई बात हो, तो हम उतना क्यों नहीं कर पाते? थोड़ा समझने का मैं प्रयास करूंगा। सुखविंदर जी, आपके पास कितनी गायें और कितने ऐसे पशु हैं जो दुधारू हैं, उनकी संख्या क्या है? हमारे पास लगभग 1500 से 2000 गाय हैं जी, और उसमें से 50% to 60% हर समय दूध देती हैं जी। तो 1,500 से 2000 ये एक अच्छी खासी तादाद है। तो मैं आपसे फिर ये समझ सकता हूँ कि ये जो क्रॉस ब्रीड वाली बात रखी गई है, क्योंकि इसी देश में दुग्ध क्रांति हुई, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, 2 बड़ी क्रांतियों के तौर पर देखी जाए। कुरियन साहब को हम बड़ा याद भी करते हैं, और मुझे लगता है कि ये जो दुधारू पशुओं को लेकर प्रयोग हुए थे ये उसी काल में हुए थे, 1960 के आसपास। और प्रोडक्टिविटी बढ़ी भी उससे। हमारी जो नेशनल प्रोडक्टिविटी उस समय अराउंड 1 से भी कम थी जी। और आज जो है वो अभी भी नेशनल प्रोडक्टिविटी सब करने के बाद भी 4 से 5 लीटर पर कैटल है। तो उसको बढ़ाने हमारा एक, क्योंकि हम प्राइमरीली मिल्क ड्रिंकिंग कंट्री थे, मिल्क हमें प्रोटीन के लिए चाहिए होता था, क्योंकि हम वेजिटेरियन कंट्री हैं, तो इतना सब करने के लिए हमें दूध की क्षमता बढ़ानी थी, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी। उसके लिए उस समय क्रॉस ब्रीडिंग के अलावा कोई और तरीका नहीं था। तो उसका फायदा हुआ हमको, उसका मतलब बहुत फायदा हुआ। देश के कोने कोने तक हमें दूध की अवेलेबिलिटी हुई और सभी लोगों को प्रोटीन की मात्रा जो है जिस मात्रा में मिलना चाहिए वो उनको उस समय ये गुणवत्ता के बारे में बहुत विचार नहीं होता था। उस समय विचार अवेलेबिलिटी का जो है वो पहला था, ये दूध होना चाहिए सबसे पहले। तो फिर कैसा दूध है वो तो सब बाद में, प्रोटीन मिलना चाहिए सबको। तो आप क्रॉस ब्रीडिंग को एक अच्छा कदम मानते हैं? जी, क्रॉस ब्रीडिंग उस समय बहुत अच्छा कदम था और आज भी हम अपने फार्म पर हम क्रॉस ब्रीडिंग ही करते हैं।
और ये जो बांझपन या फिर बाद की नस्लें खराब हो जाती, जो राजेश जी ने कहा, इस पर आप? मेरा जो अनुभव ये है, जो हम सेकंड जो जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा दूध देती है, सेकंड और थर्ड जनरेशन। तो ये जो क्लेम है कि सेकंड बांझ हो जाती हैं, मैंने तो नहीं देखा अपने फार्म पर। रमेश भाई रूपारेलिया, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैं राजेश जी के पास जाऊंगा। देखिए, मैं सुखविंदर सिंह का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 2000 गाय होती है ना, तो उसमें से 1000 दूध देती है, ये बोलना मेरे अनुभव में उचित नहीं है। इसीलिए कि प्रैक्टिकल गाय एक दूध देती है तो उसका एक बच्चा दूध पीता है, एक अगले साल का जिन्होंने दूध पीना छोड़ दिया है उसके अगले साल का हीफर है, तो 5 नंग होते हैं ना, तो एक गाय दूध देती है। अब ये बात मैं जब तक नजर से नहीं देखूंगा तब तक नहीं मानूंगा, क्योंकि खाली हाँ करना। ठीक है, ये एक पॉइंट तो हो गया। मैं जानना चाह रहा हूँ, क्रॉस ब्रीड पे जो बात हो रही थी उस पर भी टिप्पणी करें, फिर मैं इस पर भी मैं उस पे भी बात करूंगा, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल और टेक्निकल बोलना एक आंकड़े में फिट बैठना चाहिए, खाली बोल देने से नहीं होता। अब ये सुखविंदर जी को अनुभव रहा होगा कि उसकी गाय क्रॉस ब्रीडिंग से अच्छा दूध देती है, तो मेरे पास जो देसी गौवंश है वो 20-20 लैक्टेशन में दिन का 18 किलो आराम से दूध देती है, ओपन फीडिंग में सबके साथ। और मेरे पास 200 गाय होती है ना, तो उसमें से खाली 70 ही दूध देती है, क्योंकि उसकी बछड़ी होती है, उसकी बछड़ी आगे की ये सब कहाँ डालते हैं सुखविंदर सिंह आप? उसमें 2 ही चीजें हैं, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ। आप जब प्योर ब्रीड की बात करते हैं वो 3 साल या 3.5 साल में जाके बच्चा देती है, और क्रॉस ब्रीड 2 से 2.5 साल में देती है, इतना ही फर्क है। ये भी मान्यता है, 250 किलो वजन होता है ना, तो गिर गाय प्रेग्नेंट हो ही जाती है। जी, यही इसी तरीके से देखा जाता है। तो हमारे पास 14 महीना की गिर गाय प्रेग्नेंट हो जाती है जी। ऐसा भी नहीं है, मतलब एक बात एक साइड को पकड़ लेना। जब आप आएंगे ना, तो मैं खाली फाके फेंक नहीं रहा हूँ, मैं तो प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। एवरीडे मेरे ये वो बात नहीं, आप दोनों का अपना एक काम करने का तरीका है, और अपनी अपनी जगह पे आप दोनों ने ही अपना एक नाम बनाया। इन्होंने भी, इनका ठीक ठाक अच्छा कारोबार है, अच्छा टर्नओवर है, काफी प्रोडक्शन हो रही है, वो तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। जी। अब 2000 गाय में से 1000 गाय दूध देती है, वो टेक्निकली फिट नहीं हो रहा है। क्रॉस ब्रीड क्या, वही मैं जानना चाह रहा था, क्या क्रॉस ब्रीड में ऐसा संभव होता है और क्रॉस ब्रीड ना? मेरे पास 20 लैक्टेशन की गाय दिन का 18 लीटर दूध देती है। आपके पास है क्रॉस ब्रीड में 20 लैक्टेशन की गाय? हमारा इतना पुराना डेयरी फार्म ही नहीं है सर। तो फिर आप ऐसा दावा नहीं कर सकते, क्योंकि आपका हम 12 साल पुराने हैं, तो 20 लैक्टेशन की तो हो ही नहीं सकती। तो नहीं, पर तो आप वो दावा नहीं कर सकते ना, आपको ओपन में बोलना चाहिए कि मेरा 5 साल का ही अनुभव है। 5 नहीं, 12 साल। 12 यहाँ स्टूडियो में बोलेंगे तो लाखों लोग मिसगाइड हो जाएंगे। मैंने 12 बोला सर, मैंने 12 बोला। तो ठीक है, मैं आपका बहुत आदर सम्मान करता हूँ, क्योंकि आप 2000 जीव को, 2000 एनिमल को खाना दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। और आप मेरे लिए हमेशा आदर से, मैं आपसे सीखूंगा कि 2000 गाय को कैसे मैनेज किया जाता है। पर जो टेक्निकली मेरा मन एक्सेप्ट नहीं करेगा, मेरा एक्सपीरियंस एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो गलत है ना। आप बोल रहे हैं कि 50% गाय वाली बात पे मुझे लगता है कि आपको लग रहा है 50% गाय वाली बात जो है वो उनको, आप इस पे कुछ थोड़ा बताना चाहेंगे? क्योंकि ये बात सही है, कई डेयरी से जुड़े हुए लोग भी आपको सुन रहे होंगे, कई और लोग। डेयरी फार्म फेल ही इसलिए होते हैं। आज का युवा बेरोजगार है, वो गाय से जुड़ना चाहता है, गाय से रोजगार खड़ा करना चाहता है। और क्रॉस ब्रीडिंग ने कितना हमारे गोवंश का सत्यानाश किया है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, राजेश कपूर भी जानती है, खुद सरकार भी जानती है। ठीक है साहब, मैं बात कोई कहेगा कि क्रॉस ठीक है रमेश भाई दूसरा पक्ष भी सुनते हैं, एक मिनट सुन लेते हैं, क्योंकि वो यही बात होगी। मैं जब इस तरह के किसी मंच पर बैठता हूं ना, तो मेरी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, मुझे बाद में लोग बोलते रहते हैं। आप लोगों को तो बोलते हैं, मुझे बाद में बोलते हैं। अब मैं कुछ भी बोलूं तो मेरे 20-20 मिलियन 40-40 मिलियन लोग देखते हैं। अरे हम भी आपको खूब देखते हैं। हाँ कर दूं कि क्रॉस ब्रीडिंग से फायदा कोई बोलता है और मैं नहीं, इसीलिए देखिए, सुनिए तो सही रमेश भाई, क्या देखेंगे रमेश भाई सुनिए तो सही, आप इसीलिए तो बैठे हैं, राजेश कपूर जी इसलिए तो बैठे हैं, अलग अलग मत आए हमारे पास, और इसीलिए सुखविंदर जी को बुलाया गया है। अगर हम सब एक ही बात बोलेंगे तो दूसरा पहलू ही नहीं आ पाएगा, हम एक ही जैसी बात एक ही सुर में बोलते चले जाएंगे। जी सुखविंदर जी सुनिए। जी सर, मैं प्रोफेशन से कंप्यूटर इंजीनियर हूं, मैं यही बात कह सकता हूं कि डेटा के मामले में हमारा बिल्कुल रिकॉर्ड जो है वो अप टू द मार्क है। आप किसी भी दिन आइए
और ये मैं आपको दिखाऊंगा और प्रूव करूंगा। 12 साल के रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। और ये मैं आपको इसलिए भी बता सकता हूं क्योंकि जब ये मेरे साथ बैठे, और राजेश जी मैं आपको भी बताना चाहूंगा, तो इन्होंने मुझे बकायदा सारे वो दिखाए कि किस तरह से ये लैब में रिसर्च किया, क्योंकि मेरे जहन में सवाल है ये A1 A2 अलग करना और इसको ऑथेंटिकेट करना, मानदंड तय करना, तो इन्होंने दिखाया कि कैसे होता है, A1 A2 क्या है, A2 क्या है, A1 A1 क्या है, वो सारी चीजों को इन्होंने बताया। तो निश्चित तौर पर 12 साल से काम कर रहे हैं तो इनके अपने अनुभव होंगे। लेकिन राजेश जी अब बात आप पर आती है, क्योंकि ये क्रॉस ब्रीड की बात को मैंने इसीलिए दूसरा पहलू समझना चाह रहा था जो सुखविंदर जी से हमने समझा। अब आप मुझे बताएं कि ये दुग्ध क्रांति वाला एक समय आया और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, और जो रमेश भाई करते हैं काम, मैं चाहता हूं पूरे देश में वो काम तेजी से फैले, उसको उन्नत प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती की जैसे हम बात करते हैं उसी तरह से गौवंश पालन को लेकर भी हमें इसी तरह की क्रांति की जरूरत है। लेकिन यह सीमित है, ये बात भी सही है। आज भी हम ऑर्गेनिक खेती बोलते हैं, यूरिया का इस्तेमाल होता है। आज भी हम गौपालन में देसी गाय की इतनी बात करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम जानते हैं कि क्रॉस ब्रीड को हमें अपनाना पड़ता है। ये मजबूरी और ये व्यवहारिकता और क्या होना चाहिए के फर्क को थोड़ा सा बताएं। जी डॉक्टर प्रवीण जी, आपको पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ, बड़े अच्छे विषय उठाते हैं आप, और उसका संतुलन भी आप बहुत अच्छा बनाते हैं। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये हमारे जो युवा ये गौपालक हैं, इनको पहले तो बड़ा साधुवाद कि उन्होंने बड़ी हिम्मत का काम किया हुआ है, पर मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप अगर ब्राजील की बात करें तो ये जो कहा जाता है कि विदेशी गाय के बिना दूध क्रॉस ब्रीडिंग के बढ़ेगा नहीं, वहां पे ब्राजील में भारतीय गाय जो है, गिर जो गाय है, उसको गिरोलैंडो के नाम से विकसित किया गया। एक गाय 60 लीटर दूध देती है, 9 से 10 लाख रुपया एक गाय की कीमत है। मेरा जितने वेटनरी डॉक्टर कोई सुन रहे हो, उनको मेरी चुनौती है, ये एक प्रकार की उनको खुद ही ये चुनौती लेनी चाहिए। अगर भारतीय गाय से ब्राजील अपने उत्पादन दूध का 4 गुना बढ़ा सकता है तो भारत क्यों नहीं बढ़ा सकता? इसका मतलब गाय नालायक नहीं है, हमारा वैज्ञानिक नालायक है। हो सकता है शब्द थोड़े कठोर लगे, पर कहीं तो वो ब्लंडर कर रहा है। जी। जो ब्राजील में भारतीय गाय कर सकती है, भारत में क्यों नहीं? नंबर 1। नंबर 2, जो अमेरिका में पैकेट के ऊपर अगर लिखा जा सकता है A1 A2 मिल्क, तो भारत में किसको तकलीफ हो रही है? FSSAI जो कह रही है कि इसके ऊपर A1 A2 नहीं लिखना, बताइए क्यों कष्ट हो रहा है? क्या इसमें भी कोई संदेह है कि भारतीय गाय का दूध A2 A2 होता है, विदेशी गाय का दूध A1 A1 होता है या A1 A2 होता है, यानी मिक्स होता है? अगर ऐसा है तो फिर पैकेट में लिख देने में उनको ऐतराज क्यों है? किसके हितों को चोट पहुंच रही है इससे? इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। हालांकि मैं एक थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन और देना चाहता हूं। ये बहस जो शुरू हुई थी ना, ये पहले से हम इसको फॉलो कर रहे थे, और ये बहस शुरू हुई थी कि A2 मिल्क से बना हुआ प्रोडक्ट, अब जैसे घी बनाया है, अब घी में फैट होता है, मेरी सुखविंदर जी से बात हो रही थी, उन्होंने मेरे ज्ञानवर्धन किया कि इसमें फैट होता है, इसमें कोई प्रोटीन का मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि A2 से बना है तो उसको मार्केट करने के लिए और महंगे तौर पर बेचा, ऐसा ही कुछ था। तो ये शायद एक वजह थी जिसकी वजह से इसको लाए, और उसमें फिर ये लेबलिंग वाला मामला भी दूध का आ गया, जो मुझे लगता है कि शायद इनके जैसे पैकेजिंग करने वालों को भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ। मैं तीसरा एक और आयाम आपके सामने रखता हूं जिसकी वैलिडेशन की जरूरत है। हमने एक प्रयोग करके देखा है पिछले सन 10 से लेकर और 24 तक। आप ये समझिए कि 13-14 साल का हमारा अनुभव है। इसको आप क्लिनिकल ट्रायल कह सकते हैं। वो क्या है क्लिनिकल ट्रायल? अगर हमने जर्सी गाय के 1 फुट दूर हाथ ऐसे दूर रखा, यहां गाय है और हमने 1 फुट दूर हाथ रखा, और उस व्यक्ति की ताकत 25 से 50% कम हो गई केवल गाय के निकट जाने से। विदेशी गाय यानी HF और जर्सी गाय का गोबर जिस फसल में डाला, उसमें गोबर डालने के बाद उसकी क्रॉप आधी या 25% रह गई। कंट्रोल भी हमने किया, पूरा किया। ये एक अद्भुत बात है। ये रिसर्चेस आपकी तरफ से की गई हैं ये, या आपके सहयोगियों, आप ही लोगों ने रिसर्च की है? हम लोगों ने किया, और मेरे अभी तक डॉक्टर प्रवीण जी, मेरे जो अभी तक संपर्क में आए हैं भारत में, लगभग 40 लाख लोग हमारे संपर्क में अभी तक आए हैं पिछले कोई 4-5 साल में।
तो उन तक ही सारा मैसेज 40। ठीक है, आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, क्योंकि रमेश भाई को मैं बहुत ही कामयाब और बहुत ही एक प्रसिद्ध गौपालक के तौर पर देखता हूं, और मैं जानता हूं कि उनका कारोबार कितना बड़ा है, कई लोगों के लिए वो आदर्श के तौर पर सामने आए। तो रमेश भाई मुझे ये बताएं कि ये जो अभी राजेश जी ने बात को उठाया, क्योंकि हमारे असली गाय के विषय में जो असली वैज्ञानिक हैं वो तो आपकी तरह गौपालक किसान हैं, हम क्यों नहीं इन चीजों को ज्यादा प्रमोट कर पाए, या हमारा किसान जो है वो देसी गायों को लेकर उतना बड़ा काम क्यों नहीं कर पाता जितना हम क्रॉस ब्रीड पर कर रहे हैं? आपका सवाल एकदम सही है। समस्या सबसे बड़ी ये है कि जो समझना चाहिए वो हम समझते नहीं है। राजेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या गाय के ऊपर? जी राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं उनका। जी बोलिए। एक पॉइंट कह रहा हूं मैं रुपरेलिया जी को कि इन्होंने काम किया है केवल स्वदेशी गाय के ऊपर बड़ी ईमानदारी से, विदेशी गाय पे इन्होंने काम ही नहीं किया, इनको लड़ाई नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूं, इनको नहीं है, मैंने इनके साथ पूरा एक कार्यक्रम किया है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि देसी गाय का प्रमोशन या उसके पालन को लेकर हम क्यों नहीं उतना प्रयास कर पाए? देखिए, मैं मेरे अनुभव जो आपको शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आदरणीय राजेश कपूर जी जो कह रहे हैं कि 60 लीटर दूध देती है ब्राजील में गिर गाय। मेरे भारत के 60 लोग देसी भारतीय गोपालन करने वाले अभी रिसेंटली 1 महीना पहले ब्राजील जाके आए। ब्राजील के बहुत बड़े गोपालक जिनके पास 40-40 हजार गाय है, वो मेरे फार्म की विजिट करके गए हैं। ठीक है, वहां पे जो 60 लीटर दूध 3 दिन गाय को दूध नहीं निकालते, थन में टेप लगा देते, ग्लू टेप, और चालू मिल्किंग में मिल्क वैन के अंदर हॉर्मोन्स, अडर में हॉर्मोन्स के इंजेक्शन देते हैं। तो ये आंकड़ा जो है हमें एक बार जब नजर से नहीं देखते, प्रूफ नहीं करते, तब तक बोलना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब देसी गोवंश को आप बोल रहे हैं ना क्यों प्रमोट नहीं करते हैं, अभी भी हमारे देश में, मैं A2 प्रोटीन का विरोधी नहीं हूं, लेकिन भारतीय गोवंश के ऊपर बोलना ही नहीं चाहता कोई। ये हमें A2 प्रोटीन की घेलसा क्यों है? A2 प्रोटीन एक षड्यंत्र है। क्या हम बोतल पे A2 प्रोटीन लिखेंगे तो ही घी बिकेगा, तो ही दूध बिकेगा? हम उसमें ऐसा नहीं लिख सकते भारतीय देसी साहिवाल गाय का दूध, भारतीय देसी गिर गाय का दूध, भारतीय देसी कांकरेज का दूध। हालांकि बिकता है, बड़ा महंगा बिकता है, ये भी मैं आपको बता दूं। नहीं, मैं वो महंगे सस्ते की बात 2 नंबर पे है। पहले तो हमें ये हमारी गाय को ब्रांडिंग करने की आदत ही हमारे में से चली गई है। सबसे बड़ी बात नहीं, देसी गाय की ब्रांडिंग खूब हो रही है, लोग प्रोडक्ट पसंद भी करते हैं और मैं देखता हूं प्रेफर भी करते हैं। मैं कह रहा हूं तादाद, किसानों में उसको लेकर उत्साह क्यों नहीं? यही समस्या है ना। आप खुद तो सवाल जवाब दे रहे हैं ना कि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है वहां पे देसी गोवंश और HF के बारे में वर्गीकरण ही ढंग से नहीं हो रहा है। सुखविंदर जी, अब मुझे बताइए कि आप एक क्योंकि बड़ा डेयरी फार्म चलाते हैं, रुपरेलिया जी भी अपने तरीके से एक बहुत बड़ा फार्म चलाते हैं और देसी गाय के साथ आप क्रॉस ब्रीड पर भी काम करते हैं, तो ये देसी गाय को लेकर आपकी सोच क्या है और कैसे इसको प्रमोट किया जा सका? आपका अनुभव लंबा हो गया है, लेकिन अब आप मुझे बताइए कि इतने 12 सालों में आपने ये तो समझा होगा कि देसी गौवंश को प्रमोट किया जा सकता है और उसके कुछ तरीके हो सकते हैं। देखिए, मैं पैट्रियट इंसान हूँ और देसी को जो भी बढ़ावा देगा मैं उसके साथ हूँ, और एक तरीके से मैं भी देता हूँ, क्योंकि मैं भी A2 मिल्क जो है वो बेचता हूँ। तो इसको बढ़ावा तो मिलना ही चाहिए, कोई इसमें बुराई नहीं है। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि FSI का जो A1 और A2 को अलग अलग करके A2 ख़त्म करने का जो वो है, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। कस्टमर को अवेलेबल होना चाहिए दोनों चीज़, और ये कस्टमर की समझ पर होना चाहिए कि वो क्या खरीदे और कैसे किस चीज़ में फ़ायदा ढूंढे। BMW, मर्सिडीज़ दोनों कारें हैं मौजूद हैं मार्केट में, कस्टमर अपनी समझ से खरीदता है। किसी को ये नहीं कहा जाता कि तुम मर्सिडीज ही से दोनों अलग अलग हैं, इसमें तो संदेह है ही नहीं। तो अगर अलग अलग हैं और उसके नफा नुकसान जो भी है वो लोग समझते रहे, उसको लोग समझें और रिसर्च आए, उस पर रिसर्च कंक्लूड हो। रिसर्च चल रही हैं, कंक्लूड अभी पूरी तरह से हुई नहीं है, तो इसमें कुछ भी कहना उचित नहीं है मेरे हिसाब से। और देसी गौवंश को बढ़ावा देने के लिए क्या हो सकता है? बिल्कुल उसको देना चाहिए। देसी क्या कर सकते हैं? मतलब आप जैसे बड़े फार्मर्स जो हैं, गौपालक, वो हम कर रहे हैं। हम अपने लेवल पर देसी गाय पर भी काम करते हैं। उसमें चैलेंज सिर्फ इतना आता है कि प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ये एक लंबा जेस्टेशन पीरियड है। किसी मतलब जो भी लोग खेती करते हैं वो समझते हैं कि ये पेशेंस का काम है, ये ओवरनाइट नहीं हो सकता।
तो वो जो आप लोगों का एक विरोध चल रहा था वो वही है कि आपको जो है 50% और ज्यादा मिलता है और रमेश भाई उससे इत्तेफाक नहीं रख रहे थे, वो यही नहीं, मेरा कोई विरोध नहीं है जी। मैं देसी गाय 100% में वो सही कहते हैं, वो 30 से 40% रह जाता है। मैं अपना अनुभव अपने दूसरे जो कपूर साहब के जो तर्क था उसके ऊपर अपनी बात रख रहा था। मैं किसी चीज़ को एग्री या डिसएग्री ऐसे नहीं करूँगा। मैं अपना रिकॉर्ड्स दिखा सकता हूँ, देसी पर क्या हमारा रिकॉर्ड्स हैं और क्रॉस ब्रीड पे क्या है। ठीक है रमेश भाई, प्रोडक्टिविटी बढ़े और लोग ज़्यादा इनकरेज हो कि भैया क्रॉस ब्रीड से अंधाधुंध प्रोडक्टिविटी के बजाय तुम देसी गौपालन से भी ये हासिल कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, आपको सुनने वाले क्या करें? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं तो वंश परंपरागत गोपालन करता हूँ, मेरे पास 38 लीटर तक की गाय है। तो जो लोग कहते हैं ना कि देसी गोवंश में दूध कम है, वो एक उसकी मान्यता भ्रामक है। दूसरी बात यह है कि जो लोग कहते हैं ना कि देसी गाय का लैक्टेशन पीरियड लंबा होता है, वो गलत है। मेरे यहाँ 14 महीना में गाय दूसरे लैक्टेशन में डिलीवर हो जाती है और 29 लैक्टेशन तक की गाय है मेरे पास ऑलरेडी, खाली मैं बोल नहीं रहा हूँ। तो देसी गाय से एक तो ये हो गई, बहुत सारी बातें अलग अलग है। एक तो ये हो गई कि जो बात, अब आप एचएफ को देखेंगे तो 6 लैक्टेशन में बूटी हो जाती है। मैंने काम नहीं किया, लेकिन मेरे बगल में जो करते वो मैं देखता तो हूँ ना, मेरी नज़र तो रहती है। तो उसके पास 6 से 7 लैक्टेशन में गाय बूटी हो जाती है। अब ये रही दूसरी बात। अब डॉक्टर राजेश कपूर जी ने जब देसी गाय के गोबर गौमूत्र से खेती वाला मामला बताया, तो वो भी एक बहुत बेस्ट है। जैसे देसी गोवंश से जितनी खेती उवर कर मतलब प्रोडक्शन में बढ़ोतरी देती है, इतनी एचएफ से नहीं देती। हमारा भी बहुत सारे अलग अलग एचएफ के गोबर में रिसर्च भी है। अब देसी गाय का गोबर जो है, ये बहुत सालों से रिसर्च पड़ा हुआ है कि रेडिएशन रोधक है। तो जमीन को जहर मुक्त करने का काम देसी गाय का गोबर और गोमूत्र करते हैं। हमने गोबर गोमूत्र से खेती करके 1 एकड़ से, मैं सरकारी डाटा है मेरे पास, भारत सरकार के यूनिवर्सिटियों ने प्रूफ किया है, 1 एकड़ से 36,000 किलो हल्दी का उत्पादन किया है। भारत सरकार के अंतर्गत 10,000 किसान वहां आए और उसकी नजर के सामने एक दिन निकाल के दिखाया। तो ऐसे बहुत सारे मेरे पास भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, ऐसा नहीं है। परंतु मैं खाली आज के प्रोग्राम के ऊपर ही कहूंगा कि आज भी हमारे मन में एचएफ को लेकर और देसी को लेकर जो डिफरेंस होना चाहिए वो खाली साइंस में है, हमारे प्रचार में नहीं है। आज देखिए, देसी गाय का दूध 200 ग्राम और 200 ग्राम प्रेन लिंकिंग सोडा पियोगे तो पेट के अंदर जो स्टमक के अंदर एसिड जो है अपना, वो बॉडी अल्कलाइन हो जाएगा। स्टमक का पीएच 7 से 9 के बीच में आ जाएगा। ये देसी गाय के दूध की ताकत है, लेकिन हम उसका प्रचार ही नहीं करते ढंग से। आज भी हमें A2 के पीछे भागने की अपने क्या अपने स्तर पे, जैसे मैं देखता हूँ राजेश कपूर जी काफी इस पर काम कर रहे हैं और वो कई चीजों को बताते हैं, उनकी लोकप्रियता भी काफी है। मैं देखता हूँ कि लोग काफी शेयर करते हैं, काफी सुनते हैं उनको। लेकिन राजेश जी, मैं चाहूंगा कि कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है, मुझे नहीं समझ में आता है कि हमारे देश में वैज्ञानिक बात भी होती है, जीवन पद्धति पर कोई बात करते हैं तो उस पर अवैज्ञानिक का ठप्पा भी लगा देते हैं। हालांकि आप अपनी हर बात में रिसर्चेस को कोट करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, आप उसको कंसोलिडेट करते हैं, मजबूत करते हैं। मुझे ये बताएं कि अंततः अभी जो आपको लोग सुन रहे हैं वो अगर किसी तरह के कंफ्यूजन में है तो उनको आप सलाह क्या देना चाहेंगे कि वो इस तरह की खबरें जब सुनेंगे A1 A2 क्या करें? वो आजकल तो घर में पैकेट में दूध आता है, ज्यादातर लोगों कहाँ इतना A1 A2 का विचार करते हैं लोग। जी, नंबर 1 तो मैं सुखविंदर जी को कोट करना चाहूंगा कि लोगों का अधिकार है कि वो देसी गाय का दूध पिए या विदेशी का पिए, तो पैकेट में लिखने पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ये बात हमारे मानव जो ह्यूमन राइट्स है उसके विरुद्ध लगती है मुझे ये बात, नंबर 1। नंबर 2, देसी गाय में दूध कम है, ये रूपरेलिया जी ने साबित किया। वो 20 लीटर दूध एक गाय से ले रहे हैं आराम से, तो ये भ्रामक है। नंबर 3, आज भारत में लगभग 14 करोड़ किलो दूध पैदा कर रहे हैं, सब वेटनरी सारा ये खर्चा वर्चा करके। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले तो इससे 4 गुना ज्यादा दूध था। 14 करोड़ की जगह 25-30 करोड़ किलो दूध दैनिक पैदा हो रहा था। अब बताइए, आपने दूध बढ़ाया कहाँ है? ये आंकड़े भ्रामक है, तथ्यों के विपरीत है, ये तथ्य सच नहीं है। अंतिम बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि हमारा अधिकार है, हम गाय का, बकरी का दूध, जो भी रूपरेलिया जी, सुखविंदर जी, हम A1 A2 ना लिखें,
हम लिखे देसी गाय का दूध है, ये भैंस का दूध है, ये बकरी का दूध है। बताइए इसमें गैर कानूनी कौन सी बात है। अंत में मेरा निवेदन है, जिनका भी अनुभव विदेशी और देसी गाय का व्यक्तिगत है वो पीकर देखिए ना आपके ऊपर क्या असर हो रहा है। मैं अपना अंतिम बात कह देता हूँ, जिस घर में विदेशी गाय का दूध, जर्सी गाय का दूध बच्चे पी रहे हैं, वो बच्चे अपने माता पिता की सेवा कभी नहीं करते हैं। आप अपने आसपास देख लो, जिन्होंने देसी गाय का दूध पिया है बच्चों ने, वो अपने माता पिता नहीं पड़ोसियों के माता पिता की भी सेवा करते हैं। आप इस बात को प्रत्यक्ष जाके देख लीजिए, वैज्ञानिकों ने इस पे काम नहीं किया है। आप प्रत्यक्ष देखिए इस बात। हाँ, कुछ कह रहे रमेश भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। उनमें मेरे परिचित में विदेशी गाय पाली, उसको जर्सी गाय एक लाकर दे दी, HF गाय, उसका बछड़ा मर गया और थोड़ी देर बाद उसने दूध दे दिया। इसी प्रकार एक गाय देसी थी उनके पास, उसका बछिया मर गई, उसने दूध देना बंद कर दिया। अब जो संवेदनाहीन गाय इस तरह की है, उसका उत्पाद कैसा होगा, आप थोड़ा कल्पना करिए ना। ये बड़ा गहरा विषय है, ये बहुत ही गहरा विषय है। मैं हम आपसे निवेदन करते हैं, HF के पीछे गाय बोलना बंद कर दीजिए। गाय शब्द जो है ना अथर्ववेद से निकला हुआ शब्द है और इस प्रकार से उसका उपयोग नहीं हो सकता। HF खाली HF ही है, वो गाय है ही नहीं। ये मुद्दा इतना बड़ा है, इसका अंदाजा भी मुझे इस पैनल के जरिए हुआ है और मेरा मकसद भी पूरा होता है कि कहीं ना कहीं लोगों के सामने इस बात को हम रख पाए हैं। सुखविंदर जी, बहुत चलते चलते छोटा सा कमेंट, ये क्या अब A1 A2 लिखी बोतलें मार्केट में नहीं दिखेंगी? आप लोगों को इमीडिएट किस तरह के निर्देश मिले, क्या करने वाले हैं? FSI के जो नया जो नोटिस है उसके हिसाब से तो ऐसा ही है कि उन्होंने मना किया। तो पैकेजिंग पूरी बदलनी पड़ेगी आपको? 6 महीने का समय दिया है। 6 महीने का समय जी। तो अभी ये चलता रहेगा और अगर कोई बदलाव आया तो बात लिख सकते हैं, देसी गाय विदेशी गाय। ठीक है, ये बड़ा दिलचस्प। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हमें इन सब चर्चाओं के साथ ये जरूर दर्शकों को बताना चाहिए कि न्यूट्रिशन और हाइजीन की तरफ ध्यान दिया जाए। हाँ, डिटेलिंग ऐसे होनी चाहिए। देखिए, ये बहुत लंबी चर्चा हो सकती है और बहुत ही दिलचस्प रहा। राजेश जी आपका, रूपेलिया जी आपका और सुखविंदर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े।